हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का बायो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग आम बोलचाल में सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से, इस चैप्टर के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये लाइफ का सबसे फंडामेंटल यूनिट की बात की जा रही है, कि जहाँ से ऐसी छोटी इकाई जहाँ से जीवन की शुरुआत होती हो। तो हम सभी को पता है कि सेल एकमात्र एक ऐसा यूनिट है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी सेल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, कब किया, है ना, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे। तो ये सेल चैप्टर का पार्ट 1 है दोस्तों, है ना। मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लाऊंगा। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, समझिएगा। आज जितना पढ़ाया जाता है उसको समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नया सेशन चालू हो रहा है, उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम दिख रहा होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना 1665 में, यानी 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, और इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल डेड सेल था। कौन सा सेल था? डेड सेल था। ठीक है, वो एक डेड सेल था जिन्होंने एक ट्री के बार्क से खोज की थी। ट्री का बार्क आप लोग ऐसे समझिए ना, जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक ट्री है, ठीक है, कोई एक ट्री है, तो ट्री के बारे में ना एक उसका छाल होता है ना। ट्री का बार जो ब्लैक कलर का देखे होगे, जिसको आप लोग नोचते भी हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन काम होता है ना, सेल को प्रोटेक्ट करना, मतलब ट्री को प्रोटेक्ट करना। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं ना, ये प्रोटेक्ट करता है ट्री को, है ना। तो ये जो सेल का एक हिस्सा होता है, ये एक सेल होता है ना, ट्री बार्क। ट्री के बार्क से इन्होंने खोज की थी, और इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो डेड सेल था। हुआ क्या ना, कि अब जैसे आप लोग देखोगे बहुत सारे मूवीज़ में, चाहे आप कोई सी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, आप यूट्यूब पे कहीं भी, है ना, आप टीवी पे देखते होगे। पुराने ज़माने के लोग पता क्या करते, जब सफ़र करते थे ना, तो वो लोग ना क्या करते थे, उनका कुछ ना कुछ जानकारियाँ होती थी, है ना। तो वो उन जानकारियों को क्या करते थे ना, एक शीशा के बोतल में डाल के उस पर से एक कॉर्क लगा देते थे। ठीक है, और वो जो कॉर्क लगाते थे ना, वो ट्री के बार्क से बना होता था। ठीक है, और वही डेड सेल होता है। तो उसी से ना सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था ना, कि डेड सेल की खोज की थी। जो इसका मतलब क्या हुआ कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या चीज़ की खोज की, एक डेड सेल की। जो डेड सेल था जिसने रॉबर्ट हुक ने किया था एक माइक्रोस्कोप से। तो ये एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप था, है ना, जो ज़्यादा डेवलप नहीं था। उन्होंने उससे उस चीज़ की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनियो ल्यूवेन्युक। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ल्यूवेन्युक, इनका पूरा नाम है एंटोनियो ल्यूवेन्युक, जिन्होंने 1674 में, यानी कब, 1674 में एक लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल ऐसे है ना, कि इन्होंने एक पॉन्ड से, है ना, वहाँ के कुछ बैक्टीरियाज ये सब को खोज की, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, यहाँ पे जो आप माइक्रोस्कोप देख सकते हो, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से उन्होंने ना उसकी खोज की थी। फिर ऐसा बहुत चीज़ है। उसके बाद जैसे आप लोग नोटिस कर सकते हो, उन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की। आपको पता है, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल्स कहते हैं, इसको आप, है ना, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ये ना, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद पुरकिंजा है, ठीक है। पुरकिंजे ने 1839 में ना उन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने उनकी खोज की थी। अब देखो, ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है,
देखिए आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ पे कोई एक सेल है, ठीक है, और आप अगर आप पहले सेल का पूरा भी कुछ आइडिया होगा आपको, तो आपको पता होगा कि सेल में ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और उनमें ना एक फ्लूइड बहता है, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड का नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म बहता है, और इसी में सेल में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। ये बहुत बहुत है इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस, है ना। तो इस न्यूक्लियस में भी एक फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म है इस तरफ, है ना, ये साइटोप्लाज्म, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जोड़ के हम लोग टर्म देते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो इसी प्रोटोप्लाज्म की खोज 1839 में पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। तो ये बात याद रखिए, दी टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म यही है, अब क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म समझते, तो गलत है। जब न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म दोनों साथ में आते हैं ना, तब इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसकी खोज 1839 में पुरकिंजे ने की थी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। तो हम लोग 3 साइंटिस्ट पढ़े, पहला पढ़े रॉबर्ट हुक, दूसरा पढ़े हम लोग रॉबर्ट ब्राउन, फिर ल्यू वैन ह्यूक, 4 पढ़े, फिर हमने एक पुरकिंजे पढ़ा, है ना, ये समझते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये जो जितने भी सेल्स के बारे में जानकारी, जो सेल्स थ्योरी थी, है ना, प्लांट के बारे में जानकारी, एनिमल्स के बारे में जानकारी, जो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं, है ना, और सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये सब को 2 बायोलॉजिस्ट, एक नाम है स्लीडिन, एक है सेवान ना। स्लीडिन 1838 और सेवान 1839 में जो सेल थ्योरी है इसको फर्दर एक्सपेंड किया आगे जाके, है ना, और इसी प्रिएग्जिस्टिंग सेल से। तो बस यहाँ पे इतना ही है। तो हम लोग कुछ साइंटिस्ट है ना उसको मैं रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक, फिर ल्यू वैन ह्यूक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, 2 बायोलॉजिस्ट स्लीडिन एंड सेवान, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की पूरी दुनिया के सामने, है ना। ये साल याद रखिएगा, जैसे 1838, 1839, है ना, 1831, 1674, है ना, 1665 जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ये चीज़ें, ठीक है। और इसी सेलुलर लेवल पे ना हम लोग ऑर्गेनिजम्स को 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कौन कौन से 2 टर्म में, एक है यूनिसेलुलर, फर्स्ट, और सेकेंड है मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो देखो यूनिसेलुलर एक वैसे जीव को कहते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल हो, मात्र एक सेल हो, ठीक है, और वो इसी एक सेल से ना अपना जीवन यापन करता हो। और एक मल्टी सेलुलर उन्हें कहते हैं जिनके पास एक से अधिक सेल हो, बहुत सारा सेल हो, है ना, मोर देन 1 सेल्स। अब इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, जानते हो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जिनमें से मात्र 1 सेल, 2 सेल, चाहे 3 सेल, मैक्सिमम 5 सेल होता है, तो हम लोग उसे सिंपलर मल्टी सेलुलर कहता है। कुछ के पास एकदम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सेल होता है ना, लाखों की संख्या में, ट्रिलियंस की संख्या में, है ना। जैसे कि ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में 6.5 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, क्योंकि हम लोग में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ने सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटा सेल स्पर्म है ना, बिगेस्ट सेल, है ना, लार्जेस्ट सेल तो आपका ये है, क्या कहते हैं, नर्व सेल, बिगेस्ट सेल, फैट सेल है। तो ये सब सेल्स कुछ कैटेगरीज है जो हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, है ना। तो ट्री के बार्क से कहते हैं, कैसे किया था आपको पता है, द ट्री के बार्क से नॉर्मल माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसका मेन छोटा सा आंसर है, जो सेल होता है वो आपको पता ही है। सेल है ना, मतलब सेल एक सबसे पहले तो एक सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना, जो कि फंक्शंस परफॉर्म करता है जीवन यापन करने के लिए। और हमें ये भी पता है ना, हमें ये भी पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स मेड टिश्यूज़, है ना, यानी बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद वो लोग क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, जिसके पास एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक जैसा फंक्शन होगा, और वो मिलजुल के क्या बनाएंगे? टिश्यू। और जब एक जैसा फंक्शन होगा, और हमारे शरीर में तो अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, तो सबका अलग अलग फंक्शन होगा और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होगा, है ना, जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए, है ना, हाँ, इसीलिए जो होता है, क्योंकि अलग सब कुछ करे, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ एक ऐसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसके थ्रू जीवन यापन हो पाते, क्योंकि सबके पास अलग अलग फंक्शन है, ये चीज़ें तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ए सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल? तो देखिए, सेल जो होता है ना, वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल से बना होता है, जैसे कि, है ना, जिसके हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसी तरह की चीज़ से ये सेल बना होता है। और जितने भी सब चीज़ें, इन सब का कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। तो मेन चीज़ वही पढ़ेंगे, है ना। तो पहला है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, उसमें ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम, ये सब इसके क्या एक और सब भी होते हैं। तो ये मान लीजिए सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक तो पहली बात, सेल के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक लेयर होता है सेल में, है ना, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, आप बोलचाल में, लेकिन आप समझिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एक लेयर होता है जिसके थ्रू ना सेल को प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे कि मान लीजिए ना, जैसे कि सराउंडिंग्स में तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत कुछ हो सकती है जो सेल को नुकसान पहुंचा सके, है ना। तो जो सेल होता है वो क्या करता है ना, सेल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया से, वायरसेस से, कि सेल बीमार ना पड़े और अपना अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो ये हो गया जो सेल मेम्ब्रेन का मेन काम है। ये क्या करता है? इट्स प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम दी आउटसाइडर्स, है ना, सेल को प्रोटेक्ट करता है ये। और देखिए, सेल मेम्ब्रेन ना दो टाइप के फंक्शंस को अपनाता है, एक हो गया डिफ्यूजन, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया डिफ्यूजन और एक हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि गैस चाहे सॉलिड चीज हायर कंसंट्रेशन टू, है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करे, है ना। डिफ्यूजन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड चाहे लिक्विड चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे साथ दिया होगा समथिंग, बस डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच solid and gaseous substances move from higher concentration to lower concentration। देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना, substances like carbon dioxide and oxygen across this cell the process of diffusion, एक यही होता है, यह चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ऑस्मोसिस में लिक्विड चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है ना। तो अब देखिए, तो ये मूव किस मीडियम के थ्रू हो पा रहा है?
है ना। ये मूव तो हो पा रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन भी करवा रहा है, ऑस्मोसिस भी करवा रहा है, यानी कि चीज़ को एंट्री भी दे रहा है कि एंट्री नहीं दे रहा है। और ऐसा भी तो होता होगा जब ये सेल डाइजेस्ट करता होगा भोजन को, तो उसको सेल से बाहर भी निकालता होगा, यानी कि चीज़ को एंट्री भी देता होगा और एग्जिट भी करवाता होगा, है ना। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये किसी सिलेक्टिव चीज को एंट्री करने देता होगा, तो देखिए जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, भी कहलाता है, ठीक है। और वो किसी स्पेसिफिक चीज को भी एंट्री कराता होगा सेल में, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल। कैसे लिखा था, ऐसे, हाँ, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग पार्ट 1 यहीं समाप्त करते हैं, और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा सेल चैप्टर का। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा यहाँ पे, उस केस में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को और अच्छे से क्लियर करूँगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। थैंक यू।